हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स। और ये इस चैप्टर की पहली वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। AIPMT 88 में पूछा गया। फोकल लेंथ दी गई है हमें कॉन्वेक्स लेंस की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। अगर इसे किसी मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी। तो जब भी हम किसी लेंस को किसी मीडियम में डाल देते हैं तो फोकल लेंथ बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन एयर फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे। A μg-1 1/r1 -1/r2। ये पहली इक्वेशन। मीडियम के लिए दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। फोकल लेंथ इन मीडियम यहां लिखेंगे M μg-1 1/r1 -1/r2। सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ओवर सेकेंड, तो ये 1/r1 -1/r2 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी पार्ट डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो गया 1/FA 1/FM। इधर हो गया हमारा A μg-1, डिनोमिनेटर में M μg-1। सॉल्व करें इसको तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे फोकल लेंथ इन मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन एयर। ए म्यू जी को हम खोल के लिख सकते हैं म्यू जी अपॉन म्यू ए -1, डिनोमिनेटर में म्यू जी अपॉन म्यू एम -1। अच्छा, फोकल लेंथ इन मीडियम, फोकल लेंथ इन एयर। म्यू जी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ग्लास का बना हुआ है लेंस, तो ये 1.5। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, डिनोमिनेटर में 1.5 अपॉन 1.25 -1। ये ऊपर हो गया 1.5 -1 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 1.5 -1.25 अपॉन 1.25। ये हो गया हमारा 0.5 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में 0.25 अपॉन 1.25। फोकल लेंथ इन मीडियम, फोकल लेंथ इन एयर 0.5/1 यानी कि 1/2, और डिनोमिनेटर में ये हो गया हमारा 0.25 से 1.25 कैंसिल करेंगे तो ये 1/5 यानी कि 5/2। फोकल लेंथ इन मीडियम और फोकल लेंथ इन एयर का रेशो आ गया 5/2। यहां हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इन मीडियम इज 5/2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ इन एयर, यानी कि 5/2 इंटू 2, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना लेंथी क्वेश्चन नीट में कैसे करेंगे, वहां इतनी सारी कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे। तो बेटा मैं जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ, ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और पूरा इस टाइप से मिलते जुलते क्वेश्चन अगर आप और करते हैं तो वो भी आपसे हो जाए। लेकिन एग्जाम में इसको इतना लेंथी नहीं करना होता। एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि फोकल लेंथ का जो रेशो आता है मीडियम और एयर में, ये होता है म्यू जी ओवर म्यू ए -1 अपॉन म्यू जी ओवर म्यू एम -1। यही पार्ट आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नथिंग टू डू। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जनरली बुक्स में, और काफी सारे इवन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं। तो आपको आना चाहिए, कई बार नीट में रिपीट हो चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
AIPMT 88 का क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है। चार फिनोमिना दिए गए हैं हमें, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। कह रहे हैं हाइजन की थ्योरी इनमें से कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है और किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हमें बताना है कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। तो ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा ये आप याद कर सकते हैं, लर्निंग टाइप क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को हम हाइजन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेनी पड़ती है। जबकि बाकी जो तीनों फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, इनको हम हाइजन की थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लर्निंग टाइप क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप। origin of spectra is not explained by Huygens theory. In fact, it is explained by quantum theory. Not लिख देता हूं मैं, not explained by Huygens theory, but it is explained by quantum theory. ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which phenomena is not common to sound waves and light waves? साउंड वेव और लाइट वेव में कौन सा फिनोमेना कॉमन नहीं है? AIPMT 88 में पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं जरा। देखो मैं बता दूं, साउंड जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दो तरह की वेव होती हैं, तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बल्कि मैं कहूं तो कह सकते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं सभी नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं। और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस करने का ये एक तरीका है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल है और कौन सी ट्रांसवर्स है, क्योंकि पोलराइजेशन किया जा सकता है केवल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए, ओनली फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ पे लाइट वेव क्योंकि ट्रांसवर्स है इसलिए इसका पोलराइजेशन हो सकता है, जबकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है इसलिए उनका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, बन सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एक्सरे और साउंड वेव को डिफरेंशिएट करा लेते हैं कि कौन से फिनोमेना से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो भैया डिफरेंस कर सकते हैं तो पोलराइजेशन के थ्रू, क्योंकि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसलिए ट्रांसवर्स वेव है और इसका पोलराइजेशन किया जा सकता है, जबकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसका पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता। बाकी जो तीन फिनोमिना दिए गए हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और कोहेरेंस, ये सभी वेव में देखे जाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 89 का क्वेश्चन, इंटरफेरेंस किस केस में पॉसिबल है? तो इंटरफेरेंस वेव्स प्रॉपर्टी को शो करता है और साउंड और लाइट दोनों ही वेव हैं, इसलिए इंटरफेरेंस साउंड का भी हो सकता है और इंटरफेरेंस लाइट का भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन सही होगा, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 90 का क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की गई है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया ब्लू लाइट की हेल्प से, एक ग्रीन की हेल्प से, दोनों की वेवलेंथ हमें दे दी गई है। अच्छा, फोर्थ मैक्सिमा का डिस्टेंस किसके लिए ज्यादा होगा ये हमें बताना है, किसके लिए कम होगा ये हमें बताना है। तो मैक्सिमा का डिस्टेंस, इसके लिए फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए, पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा। एनथ मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है एक्स एन से डिनोट करें तो ये होती है एन लेमडा डी बाय डी। यानी कि पोजीशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी पोजीशन ज्यादा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ग्रीन लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है,
तो ग्रीन के लिए एक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। एज वेवलेंथ ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ फॉर ब्लू, तो पोजीशन ऑफ ग्रीन इज फार्दर देन पोजीशन ऑफ ब्लू, डिस्टेंस ज्यादा होगा ग्रीन का। तो इसमें देखें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया इसको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए काफी हेल्पफुल है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 90 में पूछा गया क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की गई फिर से। फ्रिंज विड्थ हमको दे दी गई 0.4 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ठीक है। अच्छा, मतलब जो पूरा एपेरेटस है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, उसको पानी में डाल दिया गया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो नई फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? तो फ्रिंज विड्थ के लिए एक तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, ये होता है लैम्डा d/d। और किसी मीडियम में ये फॉर्मूला हो जाता है बीटा डैश, तो बीटा डैश हो जाएगा बीटा बाय म्यू। इसका रीजन है क्योंकि जब हम मीडियम में डालेंगे apparatus को, तो मीडियम में जाने से लाइट की वेवलेंथ बदल जाएगी, और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है फ्रिंज विड्थ। जब वेवलेंथ बदल जाएगी तो फ्रिंज विड्थ भी बदल जाएगी। लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा बाय म्यू, इसलिए बीटा की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी बीटा बाय म्यू। तो नई फ्रिंज विड्थ अगर बीटा है तो ये पुरानी अपॉन म्यू हो जाएगा। पुरानी फ्रिंज विड्थ 0.4 मिलीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सॉल्व करें तो ये आता है 0.3 मिलीमीटर, जिसको लिख सकते हैं 0.30 मिलीमीटर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 91 में पूछा गया, फिर से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। दो कोहेरेंट सोर्स हमें दी गई हैं जिनके बीच का सेपरेशन 0.90 मिलीमीटर है, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू 0.90 मिलीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 0.90 इंटू 10⁻³ मीटर। अच्छा, उसके आगे हमें दिया गया है जो फ्रिंज पैटर्न है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 मीटर अवे। 1 मीटर अवे मतलब स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया गया, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। अच्छा, उसके बाद में इट प्रोड्यूसेस सेकंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन हमें प्रोवाइड कर दी गई। सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन हमें दी गई है, ये हो गई 1 मिलीमीटर। वेवलेंथ हमें बतानी है, लैम्डा हमें बताना है। तो पोजीशन ऑफ एनथ डार्क मिनिमा या डार्क फ्रिंज, फॉर्मूला बता देता हूं मैं इसके लिए आपको। पोजीशन ऑफ एनथ मिनिमा, जिसको एनथ डार्क फ्रिंज भी बोलते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा xn इज इक्वल टू 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब सब कुछ हमें दिया गया है, हमें लैम्डा बताना है, तो लैम्डा हो जाएगा हमारा xn इंटू 2 इंटू स्मॉल डी अपॉन 2n-1 इंटू कैपिटल डी। इसको सॉल्व कर लें तो 2xn पोजीशन हमें दी गई 1 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1 × 10⁻³ मीटर। 1 × 10⁻³ सेपरेशन जो दिया गया दोनों सोर्स के बीच में 0.90 मिलीमीटर, यानी कि 0.90 इंटू 10⁻³ मीटर। और हमसे बात कर रहे हैं ये सेकंड डार्क फ्रिंज, तो एन की वैल्यू 2, 2 इंटू 2-1, स्क्रीन का डिस्टेंस 1, सारी वैल्यूज प्रोवाइडेड है, सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करें तो ये आता है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या फिर 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऑप्शन मैच करें तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो फॉर्मूले मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताए हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
AIPMT 91 का क्वेश्चन। इंटेंसिटी का रेशो दिया गया है दो वेव्स के लिए 4:1। एम्पलीट्यूड का रेशो कितना होगा ये पूछा है, तो मैं बता दूं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है बेटा। तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के अंडर रूट पे डिपेंड कर गया, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू I1/I2 का अंडर रूट, यानी कि 4/1 का अंडर रूट, यानी कि 2/1। तो रेशो आ गया हमारा 2:1। 2:1 फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 91 में पूछा गया, ग्रीन लाइट दी गई है जिसकी वेवलेंथ है 5460 एंगस्ट्रॉम, एयर ग्लास इंटरफेस पे स्ट्राइक कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया ग्लास का 1.5। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी ग्लास में, ये हमें बताना है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, इसीलिए उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो वेवलेंथ इन मीडियम, अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला, फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को। लैम्डा डैश हो जाता है लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा है हमारा 5460 एंगस्ट्रॉम, म्यू की वैल्यू 1.5 दी गई है, या 3/2 लिख सकते हैं। 5460 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 3/2, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 × 5460/3 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया हमारा। 3 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, और 3 × 2 = 6। ये मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3640 एंगस्ट्रॉम। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ध्यान रखा करो बेटा, याद कर लिया करो फॉर्मूले। फिर बोल देता हूँ एक बार, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ बदल जाती है, स्पीड बदल जाती है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, याद रखिएगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे या रिफ्रैक्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फ्रीक्वेंसी किसी वेव की उसकी सोर्स पे डिपेंड करती है, जब तक हम सोर्स नहीं बदलेंगे तब तक फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। वेवलेंथ बदलती है मीडियम बदलने से, ठीक है, और वेवलेंथ बदल जाती है इसलिए उसकी स्पीड बदल जाती है। फ्रीक्वेंसी विल नेवर चेंज, याद कर लेना। आगे चलते हैं। ये 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, AIPMT 91 में आया, फिर अगले साल दोबारा आ गया 92 में। एक बीम है मोनोक्रोमेटिक लाइट की, जो वैक्यूम से किसी मीडियम में जा रही है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो वेवलेंथ का क्या होगा? भाई जब मीडियम में डालोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अभी तो इस पे पूरी स्टोरी सुनाई मैंने, तो साफ दिखाई दे रहा है वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी स्मॉलर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 92 का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। लाइट की वेवलेंथ दे दी गई है, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है, स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया गया है, सेंट्रल मैक्सिमम सेंटर पे बन रहा है, x = 0 दिया है। थर्ड मैक्सिमम कहाँ बनेगा ये हमें बताना है, तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। थर्ड मैक्सिमम कहाँ बनेगा? अभी तो बताया, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम का फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा x nth इज इक्वल टू n लैम्डा d/d। अच्छा, ये हमसे कह रहे हैं थर्ड मैक्सिमा, तो n की वैल्यू हो गई 3, वेवलेंथ दे दी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 और एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10। स्क्रीन का डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर, तो 0.2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो ये कट गया 10, और ये हो गया आपका 5×3 = 15, 15,000 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10 अपॉन 10⁻³ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 1.5 इंटू 10⁻², मीटर, या फिर 1.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये बार बार बोलता रहूंगा, ये फॉर्मूले जो बता रहा हूं इनको जरूर याद कर लें। काफी सारे क्वेश्चन नीट में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
AIPMT 92 में पूछा गया क्वेश्चन, येलो लाइट एमिट हो रही है सोडियम लैंप से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दिया ब्लू लाइट से जिसकी इंटेंसिटी सेम है, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी अभी बताया, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन में जितने भी हम कर रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं जिनको बार बार यूज किया जा रहा है। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो मेरी वीडियोस की हेल्प से आप काफी सारे क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे, इनफैक्ट सिलेक्शन ले पाएंगे। देखते हैं फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बताया मैंने, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब ये कह रहे हैं कि लाइट बदल दी मतलब उसकी वेवलेंथ बदल दी ना, तो वेवलेंथ बदलने से फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। अब येलो पहले यूज कर रहे थे, अब ब्लू यूज कर रहे हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो अरेंजमेंट होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ का, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। पहले हम येलो यूज कर रहे थे, अब हम ब्लू यूज कर रहे हैं, तो हमने वेवलेंथ क्या कर दी भाई, आगे की तरफ बढ़ रही है तो येलो की ज्यादा है ब्लू की कम है, मतलब हमने वेवलेंथ कम कर दी। अब जब वेवलेंथ तुमने कम कर दी तो फ्रिंज विड्थ भी तो कम हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 92 में पूछा गया क्वेश्चन, एक प्रिज्म दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। अच्छा, रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं उसको, ए से डिनोट करते हैं, 30 डिग्री दे दिया गया। अच्छा, उसके बाद एक सरफेस उसका पॉलिश कर दिया मतलब मिरर बना दिया, शीशा बना दिया उसको। अब एक बीम डाली गई मोनोक्रोमेटिक लाइट की जो कि अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, पाथ रिट्रेस करने का मतलब जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पे वापस आ रही है, तो हमें बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो डायग्राम बना के समझते हैं जरा क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये एक सरफेस मैंने इसका पॉलिश कर दिया, ये प्रिज्म ए, बी और सी। अच्छा, लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस करा, रिट्रेस बेटा तब करती है मिरर से लाइट जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही हो, जब 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी तो अपना पाथ वो रिट्रेस करती है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे आ रही होगी। ये एंगल 90 डिग्री है, ये यूं आई यूं वापस गई। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल डाल लो, लाइट यूं आई होगी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री बता ही दिया, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, पूरा 90 होगा तो 90 माइनस आर हो गया ये। अब ये लाइट को नाम देता हूं मैं पी क्यू आर। अब ये ट्राइंगल बन गया ए क्यू आर, ध्यान से समझें, ट्राइंगल ए क्यू आर, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस ये दूसरा एंगल 90 माइनस आर और तीसरा एंगल है 90, इनका सम हो गया हमारा 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें तो ए प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करके दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू आर के इक्वल है। जनरली आप प्रिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं, प्रिज्म के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि एंगल ए जो होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, लेकिन जब भी लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, या इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है ऑप्टिक्स में कि लाइट नॉर्मली इमर्ज हो रही है, नॉर्मली इमर्ज होने का मतलब परपेंडिकुलरली बाहर निकल गई, तो दोनों सिचुएशन की बात कर रहा हूं, अगर अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तब भी और नॉर्मली इमर्ज हो रही है तब भी, इस सिचुएशन में ए की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है। मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं भाई, R1 की वैल्यू आर हो गई और R2 की 0, तो ऑब्वियस है ए की वैल्यू आर हो ही जाएगी ना। ये बच्चे भूल जाते हैं इसलिए काफी सारे क्वेश्चन इस टाइप के गलत कर देते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। तो ए की वैल्यू यहाँ आर के इक्वल होगी और ए की वैल्यू में दी गई 30 डिग्री, तो आर की वैल्यू होगी 30 डिग्री। अब यहाँ पहले सरफेस पे ए बी पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं तो इफ वी अप्लाई
स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस ए बी, तो क्या होगा देखते हैं। तो म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। म्यू वन मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू है वन, साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमें निकालना है, म्यू टू मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रूट टू दिया है, साइन आर की वैल्यू ए के इक्वल है या 30 डिग्री हमने अभी प्रूव किया। तो ये हो गया हमारा साइन आई इज इक्वल टू रूट टू इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉल्व करके आ गया 1/√2। तो दिखाई दे रहा है कि आई की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन मैच करें तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यूज्ड कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ध्यान रख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन को मेमोराइज भी कर सकते हैं कि अगर लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर रही है या नॉर्मली इमर्ज हो रही है तो एंगल ए की वैल्यू एंगल आर के इक्वल हो जाती है। इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है, इसी सॉल्व होगा। नीट 2020 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे चलते हैं। ए आई पी एम टी 93 का क्वेश्चन, टाइम निकालना है, सनलाइट कितना टाइम लगाएगी किसी ग्लास स्लैब से या किसी विंडो से पास होने के लिए जिसकी थिकनेस है 4 मिलीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो टाइम का तो सिंपल सा फंडा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन लगाएंगे तो तब जब स्पीड पता होगी, और स्पीड निकालने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू यहाँ दे दी 3/2। तो सॉल्व करके v आ जाता है हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो जरा, ये हो गया, करते हैं इसको। ये टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू थिकनेस, डिस्टेंस की जगह थिकनेस हो गया, थिकनेस अपॉन स्पीड। थिकनेस है 4 मिलीमीटर यानी कि 4 × 10⁻³ और ये हमारा 2 × 10⁸ ये सॉल्व होके आ गया 2 × 10⁻11 सेकेंड। सीधा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आई पी एम टी 93 में पूछा गया क्वेश्चन, इंटरफेरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस चैम्बर। किसी साइंटिस्ट ने या किसी फिजिसिस्ट ने इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए एक चैम्बर बनाया, उसको नाम दिया इंटरफेरेंस चैम्बर। उसके अंदर उसने उसमें एयर प्रेजेंट थी और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। थोड़ी देर बाद सेम एक्सपेरिमेंट उसने चैम्बर को इवैक्यूएट करके कंडक्ट कराया, मतलब उसमें अब एयर निकाल दी गई, वैक्यूम था और कुछ नहीं था। तो अब कोई केयरफुल ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा, जरा समझते हैं। भाई एयर इज ऑल्सो ए मीडियम, एयर इज ए मीडियम। कहने का मतलब जब आप मीडियम डाल देते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाती है, तो मीडियम निकाल देंगे तो वेवलेंथ बढ़ जानी चाहिए ना। मीडियम में जाने से वेवलेंथ डिक्रीज होती है, तो मीडियम हटाने से वेवलेंथ इंक्रीज भी तो होगी, तो वेवलेंथ विल इंक्रीज। और वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब इसमें जो फ्रिंज विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो केयरफुल ऑब्जर्वर को दिखाई देगा इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन जो पट्टियां बन रही थी पहले वो अब ज्यादा चौड़ी बन रही हैं, लार्जर विड्थ की बन रही हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आई पी एम टी 93 में पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ्रैक्शन से पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, सिंगल नैरो स्लिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो फ्रॉनहोफर ने किया था डिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए। अच्छा, तो स्लिट की विड्थ हमें दे दी गई 0.001 मिलीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से फिर इसको स्क्रीन पे फोकस कर दिया गया, तो फर्स्ट मिनिमा जो मिलेगा वो कितने एंगल पे मिलेगा, इसका फॉर्मूला होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, या साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। अब फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू हो गई 1 फॉर फर्स्ट मिनिमा, एन हो गया 1, तो साइन थीटा हमारा हो जाता है लैम्डा बाय ए। लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻⁻10, और ए यानी कि स्लिट की विड्थ जिसकी वैल्यू है 0.001 मिलीमीटर, मिलीमीटर के लिए 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, या फिर 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, और साइन में 1/2 वैल्यू आती है 30 डिग्री पे, यानी कि एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। AIPMT 94 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, जरा समझते हैं इसको। स्मॉल सोर्स है लाइट की जो कि 4 मीटर नीचे रखी हुई है पानी के, पानी है ना, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 दे दिया। तो सारी लाइट कट करने के लिए जो पानी से बाहर आ रही है, कितने डायमीटर की डिस्क ऊपर लगानी चाहिए। डायग्राम की हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये मत कहिएगा सर बहुत लेंदी कर दिया क्वेश्चन। लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन तो सिंपल ही है। देखो, ये कोई वाटर बॉडी है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी भरा हुआ है भैया, और इसके नीचे हमने कोई लाइट की सोर्स रख दी। इसकी गहराई है 4 मीटर, ठीक। यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखी है, ठीक। ये गहराई है 4 मीटर, एच मान लेता हूं मैं, एच की वैल्यू 4 मीटर। तो इससे जो लाइट निकलेगी वो सर्कुलर शेप में बाहर निकलती है। यहां से जो लाइट बाहर आएगी वो आएगी भैया सर्कुलर शेप में। यूं, क्यों, देखते हैं समझते हैं जरा इसको। ये परपेंडिकुलर डाल लिया मैंने, लाइट किसी एंगल पे बाहर आएगी, जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां बनेगा। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। और जैसे जैसे दूर करते जा रहे हैं इस पॉइंट को, अवे फ्रॉम द सेंटर लेके जाऊंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा, और एंगल बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी। उस समय होगा TIR, तो लाइट बाहर आना बंद हो जाएगी। इसलिए चारों तरफ ऐसा होता है तो एक सर्कल बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने डायमीटर की डिस्क लगाते हैं पूछ रहे हैं, तो डायमीटर तो बाद में निकालेंगे, पहले रेडियस पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे रेडियस पता चल जाए तो काम हो जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं R, ये है H, ठीक। और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो देखते हैं भैया, हम एक बात जानते हैं कि साइन C की वैल्यू 1/μ होती है। यहाँ C की जगह थीटा ले रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/μ। और दूसरी बात देखें तो यहाँ डायग्राम से दिखाई दे रहा है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी होता है। परपेंडिकुलर थीटा के लिए R, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा R² प्लस H² का अंडर रूट। इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1/μ इज इक्वल टू R/R² प्लस H²। स्क्वायर करके सॉल्व कर देते हैं। 1/μ² इज इक्वल टू R² प्लस H²। इधर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो R² प्लस H² इज इक्वल टू μ²R²। या फिर हम कह सकते हैं H² इज इक्वल टू μ²R² माइनस R²। μ² -1 इंटू R², R² हो गया H² अपॉन μ²-1। या फिर R की वैल्यू आ गई H/μ² -1 का रूट। ये एक फॉर्मूला मिल गया रेडियस निकालने के लिए इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा के लिए। इसको आप याद कर सकते हैं। अब H दिया हुआ है मुझे,
4, म्यू की वैल्यू दी है 5/3 और 5/3 का स्क्वायर हो गया 25/9 -1, फिर इसका रूट भी लेना है। तो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा r/25 - 9/9। ये हो गया 4/16/9 का रूट, यानी कि 4/4/3, यानी कि रेडियस आ गया 3 मीटर। और जब रेडियस 3 मीटर है तो डायमीटर ऑब्वियस है रेडियस का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 2 × 3 मीटर, यानी कि 6 मीटर। तो 6 मीटर इज द आंसर। ऑप्शन मैच करें तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा लेंदी हो गया, तो लेंदी इसलिए बेटा पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। और अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना डिस्कस करेंगे, है ना। अगर समझ में आ रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है बेटा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।